बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको वेलकम कहेंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। एक खूबसूरत सवेरा जिसमें हम चाहते हैं, हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान में खुशहाली रहे, अमन व अमान कायम रहे। गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। गेस्ट आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है एजुकेशन के हवाले से हम जितनी गुफ्तगू कर सकें करें, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड, ये एक ऐसी फील्ड है जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत से मसले मसाइल इस फील्ड से रिलेटेड हैं जिनको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं जहां हुकूमत, हुकूमती इदारे अपना काम कर रहे हैं, वहां हम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट की फैमिलीज़ के लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आएँ ताकि वो भी अपने तौर पे इस मसले को हैंडल कर सकें। अपने नौजवानों की एजुकेशन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह उनको सही डायरेक्शन देना चाहिए और किस तरह देना है हमें, व्हाट इज़ द वे आउट, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो पहली गेस्ट हैं डेफिनेटली एजुकेशनिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है हमाद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं उनका ताल्लुक है NARC से, और NARC से आप जानते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती है, जहां बाकी फील्ड्स में बहुत सी इनोवेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है, बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहां पाकिस्तान में भी बहुत रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है। NARC इस हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर ताज नसीब खान साहब, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं वेजिटेबल्स के हवाले से NARC से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू जी। कमिंग बैक टू यू, एजुकेशन के हवाले से हम डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। कमिंग टू यू जी, डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं इलेक्शन में? यकीनन हमें उम्मीद है आप वोट डालेंगे। जी ज़रूर वोट डालेंगे। ओके, और कैसी क़यादत चाहते हैं? देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, और उसके साथ जो महंगाई है और आवाम को जो है फूड जो है वो सिंपल फूड जो है वो भी इतनी सस्ती नहीं मिलती, आटा महंगा, क्राइसिस। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये इलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, इससे बेहतर से बेहतर क़यादत लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है और बेहतर से बेहतर लोग आएंगे भी सही। लेकिन जो भी हुकूमत है, मैं चाहता हूँ कि वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे गौर करे। इलेक्ट्रिसिटी का जो फुकदान है, इसमें ये लाजमी नहीं है कि आप फ्यूल से ही एनर्जी बनाएं। हमारे पास और अल्टरनेट सोर्सेज हैं, सनलाइट है, विंड है, उसके अलावा थरपारकर में हमारे पास इतना बड़ा कोल का जखीरा मौजूद है। तो ये अल्टरनेट सोर्सेज जो हैं, इनको यूज करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। सोलर सिस्टम जो है उसका जो रॉ मटेरियल है सोलर सेल के बनने में, उस पर ड्यूटी फ्री करें ताकि मुल्क में अल्टरनेट सोर्स के लिए सोलर सिस्टम को लाया जाए। और इसी तरह सोलर विंड हाइब्रिड बनते हैं, जो हवा से भी विंड मिल जिस तरह होती है वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और इसी तरह धूप से भी। फिर कोल का इतना बड़ा थरपारकर में हमारे पास ज़ख़ीरा है जो कि सदियों, आप 200 साल भी अगर हम उससे बिजली बनाए तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। 70% ऑफ द इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और 70% जो हमारे लोग हैं, 60 से 70% लोग जो हैं उनका जो अर्निंग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो इनपुट्स हैं उन पर ड्यूटी कम की जाए, मशीनरी जो है एग्रीकल्चर के लिए उन पर ड्यूटी कम की जाए, और फार्मर्स को सपोर्ट प्राइस दी जाए। अगर फार्मर्स लेट्स से शुगरकेन गन्ना प्रोड्यूस करता है तो उनका गन्ना जो है वो मिलों को लेना चाहिए। ये नहीं है कि वो डिसार्ट होकर उसको ग्रो करना छोड़ दें। सिमिलरली जो हमारी गंदम है, गंदम की अगर सपोर्ट प्राइस फार्मर को डोर स्टेप पे मिलेगी, प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। सपोर्ट प्राइस का मतलब ही ये होता है कि जो ज़बरदस्त। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी फील्ड के हवाले से भी बताया कि क्या क्या वहाँ ज़रूरत है करने की। डेफिनेटली वी होप कि हमारी जो आने वाली क़यादत है वो इन तमाम इश्यूज़ को हैंडल करे और हमें एक ऐसा प्यारा पाकिस्तान दे जो हर तरह से खुशहाल हो, हर फील्ड में बेहतरी ही बेहतरी हो, और हम पाकिस्तान को अरूज पे देखना चाहते हैं। जी, कमिंग बैक टू हमाद, आपकी तरफ आएंगे। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 63% जो हमारी यूथ है वो एजुकेशन हासिल करना चाहती है बेहतर बेहतर, लेकिन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आज का नौजवान ये महसूस करता है, उसके घर वाले भी ये महसूस करते हैं कि एजुकेशन दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। जिन्होंने अपने 4-5 बच्चे पढ़ाने हैं और उनको हायर एजुकेशन दिलवानी है, वो उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन इतनी महंगी क्यों हो गई है?
इसमें एजुकेशन का जो महंगा होना है वो बहुत ही मेरे ख्याल में एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। लेकिन उसमें एक जो उसकी विभिन्न रीज़न ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो कमर्शलाइज होती जा रही हैं। अच्छा। इवन कुछ गवर्नमेंट के भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के बजाय उनका मेन टारगेट ये है कि वो अपने किस तरह रेवेन्यू बढ़ाएं। अच्छा। और वो थ्रू फीसेस को बढ़ा के वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। फीस में हर कुछ अर्से बाद इजाफा हो जाता है, जो कि एक बहुत ही डिस्करेजिंग है, ख़ास तौर पे उन तालिब इल्मों के लिए जो तालीम तो हासिल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने माशी ज़राए नहीं है कि वो इतनी हायर फीस दे सकें। तो उसमें एक गवर्नमेंट लेवल पे मोर स्कॉलरशिप शुड बी ऑफर्ड, और स्कॉलरशिप ना सिर्फ गवर्नमेंट के तालीमी इदारों के लिए दिए जाए बल्कि प्राइवेट तालीमी इदारों में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए भी स्कॉलरशिप दिए जाए। ये जो प्राइवेट तालीमी इदारों की तरफ आपने निशानदेही की, आपको लगता है वहाँ स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जाती है फीस स्ट्रक्चर वगैरह में? प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मोस्ट ऑफ देम, जितने मेजॉरिटी जो हैं वो इतनी कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं देते जी, लेकिन उनको देना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस पे नजर करनी चाहिए कि उनको पाबंद कर दें कि कितने % वो स्कॉलरशिप्स भी देंगे और निजी कुछ इस तरह का रूल रेगुलेशन हो HEC की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि जो इतनी हायर फीस ले रहे हैं इतने % लोगों को, इतने % नीडी स्टूडेंट्स को वो फ्री में या सब्सिडाइज्ड रेट पे एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो भी अपनी कुछ इसको अवेल कर सकें। इसमें HEC के काफ़ी स्कॉलरशिप हैं जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, और वो बड़ा अच्छा, उससे मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इनसे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक प्रेस्टिजियस, एक महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वो स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी तादाद मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है। तो हम 1/3 हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी का हिस्सा है, वो उनका तो बेसिक रोटी और बेसिक चीज़ों की भी इतनी, और उनका उतना ही राइट बनता है एक अच्छी एजुकेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन पे, अच्छे इदारों में एडमिशन पे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ हुकूमती इदारों में, इंस्टीट्यूशन में बहुत हद तक स्कॉलरशिप होता है, आपको फी कंसेशन वगैरह मिलती है। वी होप कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें, और इतनी अर्निंग जो वो कमा रहे हैं, इतना रेवेन्यू जो वो जनरेट कर रहे हैं, उसमें से डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को उनका हक मिलना चाहिए जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं और अपनी तालीम को परस्यू करना चाहते हैं, अलावा इसके कि उनके पास उसके ज़राए महदूद हैं। जी, कमिंग टू यू डॉक्टर ताज साहब, हम जानना चाहेंगे, रिसर्च हो रही है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, एक टर्म जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है, मैं चाहूँगी वो टर्म आप मेरे लिए भी एलैबोरेट करें, हमारे व्यूअर्स के लिए भी एलैबोरेट करें। ये हाइब्रिड क्या चीज़ है? हाइब्रिड बेसिकली, जैसे कि मैं अभी सोलर और विंड की बात कर रहा था, जी कि सनलाइट है, हवा है, दोनों ही बिजली पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों अपना अगर मिल के काम करेंगे तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। हाइब्रिड फसलों में जो बनाए जाते हैं उसमें दो मुख्तलिफ अक़साम, दो मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे हैं, ठीक है, फर्ज करें सनफ्लावर में अगर करते हैं, सनफ्लावर के दो मुख्तलिफ अनवा के जो पौधे हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स को जब हम उनको क्रॉस करते हैं, मिलाते हैं, तो उनके आगे जो बीज लगाया जाता है, तो उसमें से जो पौधे उगते हैं उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। उसको हाइब्रिड। और हाइब्रिड की खुसूसियत ये है कि वो अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स से बेहतर परफॉर्म करेगा। ओके। और दोनों की क्वालिटी होगी, दोनों की क्वालिटी जो है उसमें 50-50% दोनों में आएगा। आगे हाइब्रिड में मुख्तलिफ हम इसमें वेज हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है वो दो पौधों से मिलके दो अक़साम को मिला के दो डिफरेंट। लेकिन ये नहीं कि दो डिफरेंट मीन सनफ्लावर है तो सनफ्लावर के ही दो मुख्तलिफ, अगर मटर है तो मटर के ही दो मुख्तलिफ पौधे हों, और इसी तरह टमाटर के। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि ये नहीं है कि दो आम पौधों को मिला के हम हाइब्रिड बना लेते हैं, नहीं। हाइब्रिड में जो पेरेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मेल या फीमेल, उनको पहले हम तैयार करते हैं। ठीक है। उनको उनकी असलियत या उनका जो इनफरादियत है उस पौधे को हम मेंटेन करते हैं। पौधे को हम कंप्लीट होमोजीनियस बनाते हैं, यानी कि उसमें
किसी भी किस्म की फॉरेन कंटेमिनेशन नहीं होती। और ये प्रोसेस जो है ट्रेडिशनली जो कन्वेंशनल मेथड था हमारा, उसमें हम इसको कंटिन्यूस सेल्फिंग करते थे। अच्छा। सेल्फिंग का मतलब ये है कि हम एक फूल का जो पोलन है उसी की जो फीमेल पोर्शन है उस पर लगाते हैं और फॉरेन पोलन को उसमें अलाउ नहीं करते अंडर द कंट्रोल कंडीशन। तो इस तरीके से 7-8 सेल्फिंग करके पौधा जो है होमोजीनियस हो जाता है और वो तैयार हो जाता है हाइब्रिड में क्रॉस करने के लिए। हाइब्रिड के लिए एग्रीकल्चर की हम फील्ड से बात करते हैं तो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, डिफरेंट अजनास जो हैं, उनकी भी होती है। इसके अलावा फ्रूट वगैरह में भी होते हैं, फलों में, फूलों में, सब्जियों में, फूलों में। खवातीन के लिए इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि जैसे घरों में फूल लगाते हैं तो फूलों की आप इनब्रेड्स जो हैं तैयार करके उसकी इनब्रेड को आप जब मिलाएंगे तो आप घरों में ही मुख्तलिफ किस्म के फूल आप हाइब्रिड फूल बना सकती हैं। छोटे साइज का जैसे पेटोनिया का फूल है उसको अगर आप हाइब्रिडाइज करें तो उसका साइज बढ़ सकता है, उसमें मल्टी कलर क्वालिटी हम हासिल कर सकते हैं, उसमें मल्टी कलर आ सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, जबरदस्त जी। आपकी तरफ बढ़ेंगे हमाद। और एजुकेशन, तालीम जितनी बढ़ती जाती है रास्ते उतने ही खुलते चले जाते हैं। जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर की फील्ड में भी बहुत सी रिसर्च है। हायर एजुकेशन में हम जब तालीम की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है ज़रूरी है, एक अहम हिस्सा है। इस हवाले से हमारे नौजवानों को कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आजकल पूरी दुनिया में जो हायर एजुकेशन में कंसंट्रेशन है वो रिसर्च पे ही है। ठीक है। दुनिया के एडवांस कंट्रीज देखें, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क यानी स्टडीज जिस तरह मास्टर्स हैं या एमफिल की डिग्री है उसमें कोर्स वर्क यानी क्लासरूम स्टडी जो है वो बहुत कम होती है। अगर 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो 1 साल का सिर्फ क्लासरूम होगा, क्लासरूम स्टडी। उसके बाद 2 साल की रिसर्च होगी। इस तरह भी बहुत से, तो वहाँ पे रिसर्च पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और हमारे यहाँ भी इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि तालीमी मैदान में रिसर्च को फ़रोग दिया जाए और रिसर्च पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगाया जाए कि रिसर्च करें डिफरेंट इश्यूज़ में, अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस तरह। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री, इसमें हमारे मुल्क का जो दूसरा मसला है वो है एनर्जी। एनर्जी में भी उससे रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च हो सकती है। ऑल्टरनेट एनर्जी में हो सकती है रिसर्च, उसके डिफरेंट फेसेट्स में हो सकती है, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वेस्ट टू एनर्जी में पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है। इस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि ब्राज़ील में भी एक ज़माने में एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा। अब ब्राज़ील को आप देखें तो दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने रिसर्च की अपने वेस्ट से किस तरह वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। अब आप देखिए ये कितना अच्छा फैक्टर है कि आपका जो वेस्ट जो आपको गलियों को, बाजारों को गंदा करता है या आपको बुरा लगता है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो उसके डबल बेनिफिट है, एक तो आपका कूड़ा कचरा खत्म हो रहा है, क्लीनलीनेस, और दूसरा आपको एनर्जी भी मिल रही है। और एनर्जी जो मिल रही है बहुत ही सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो ये तो आपने हमें एक आइडियल सिचुएशन बताई कि रिसर्च होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी रिसर्च हो रही है उसका और बाहर होने वाली रिसर्च का क्या लेवल है? आर दे ऑन द सेम लेवल? कोई फर्क देखते हैं आप इसमें? जी, इसमें ऑब्वियसली फर्क तो है, लेकिन हमारे यहाँ एक रिसर्च का कल्चर फरोग पाता जा रहा है और मैं उसके लिए जो क्रेडिट देना चाहता हूँ वो HEC ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट ग्रांट्स दी रिसर्च के लिए, और भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जिस तरह ICT R&D फंड है जो एक PTCL से रिलेटेड इदारा है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च की जो भी एक्टिविटी होती है उसकी कॉस्ट आती है डेफिनेटली, और समटाइम्स हायर कॉस्ट आती है। तो HEC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को इनकरेज किया गया, जितने उनकी एक्सपेंडिचर आया है वो रिइंबर्स किया गया। जिस तरह ICT R&D फंड है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। हमाद साहब, हम इस पे बहुत सी गुफ्तगू करते हैं रिगार्डिंग रिसर्च इन एजुकेशनल फील्ड, मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से, एग्रीकल्चर रिसर्चर्स के हवाले से भी, डॉक्टर ताज से भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप भी शामिल रहिएगा। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ।